नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नगरोटा एनकाउंटर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश। जी हां दोस्तों, नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों के सफाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया है। उनकी सतर्कता के कारण जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों पर हमले की नापाक साजिश को हराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर और सुरक्षा बलों की बहादुरी को लेकर आज 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का सफाया और उनके साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों तथा विस्फोटकों की बरामदगी यह संदेश देती है कि तबाही और विनाश के उनके प्रयास को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई दिल्ली के बीच बंद हो सकती है ट्रेन और फ्लाइट्स, महाराष्ट्र सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस महामारी के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में घबराई महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच विमान और ट्रेन सेवा बंद करने पर विचार करने लग रही है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के मामले बढ़ने के बाद पिछले 2 दिनों से मुंबई में भी रोजाना मिलने वाले इस महामारी के पॉजिटिव केस में उछाल आया है, जिससे चिंतित राज्य सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। दोस्तों गुरुवार को मुंबई में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब तमाम एजेंसियों से बात करके इस पर फैसला लेने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन का चीन को कड़ा संदेश, अमेरिका को दोबारा WHO में शामिल करने पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका को एक बार फिर शामिल करने की बात को दोहराया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन नियम के हिसाब से चले। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल अप्रैल में अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का फैसला किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि WHO ने इस महामारी को लेकर विश्व को गुमराह किया और लगातार चीन का पक्ष लिया। इस कारण यह जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की बहस के दौरान दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चीन को दंडित करने की बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका चीन पर, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक प्रतिबंध या फिर टैरिफ लगाएगी। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरह से चीन बर्ताव कर रहा है वह उसे दंडित करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच सभी जिलों में फिर से लागू होगी धारा 144। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिला अधिकारियों को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने की सलाह दी है। गृह विभाग के ग्रुप 9 ने सभी जिला अधिकारियों को परामर्श जारी कर दिया है। गृह सचिव NL मीणा ने आदेश जारी कर सभी जिलों में धारा 144 लागू कराने और इसका सख्ती से पालन कराने की सलाह दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस इलाके में यह धारा प्रभावी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जमीन से अंतरिक्ष तक भूटान के साथ है भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत अपने परम मित्र भूटान का अब जमीन के साथ ही अंतरिक्ष में भी साथ निभाएगा। वह उसके लिए अगले साल एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए इसरो की टीम भूटान के 4 वैज्ञानिकों को इसके लिए ट्रेनिंग देगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे थिशरिंग के साथ मिलकर रुपे कार्ड के फेज 2 को लॉन्च कर रहे थे। कार्ड लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूटान के लिए मेरे मन में विशेष प्यार है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा रुपे कार्ड के फेज पर एक समझौता हुआ था, अब उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वहां लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी की दूसरी लहर के डर से तमाम राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। दोस्तों खबर है मध्य प्रदेश की। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन जगहों पर 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट पाया जाएगा वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह कब से लागू होगा इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आई है। राजधानी भोपाल में इस महामारी के 425 मामले सामने आने और इंदौर में 313 नए मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस महामारी पर बैठक बुलाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब चीन से नहीं आयात होंगे खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए भारत ने 7 प्रोडक्ट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद चीन से आने वाले घटिया क्वालिटी के डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हैंडसेट के आयात पर रोक लग सकेगी। अब सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रमाणित होने पर ही इनका आयात हो सकेगा। अब बिना प्रमाण के गुड्स का इंपोर्ट करना संभव नहीं होगा। सरकार ने WTO को इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट सौंपी है। इन कंपनियों को BIS प्रमाण के लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा। लिस्ट में डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, LED डिमर, वायरलेस हैंडसेट आदि शामिल है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की फिलहाल स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 90,21,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,32,000 के पार है। हालांकि दोस्तों भारत में एक्टिव केस निरंतर कम हो रहे हैं। फिलहाल भारत में एक्टिव केस 4,43,000 के करीब है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17,63,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार आदि का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,56,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13,38,000 के पार है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,18,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में लगभग 60 लाख के करीब संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DDC चुनाव, बीजेपी और गैर बीजेपी की जंग, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने जा रहे जिला विकास परिषद के चुनाव धीरे धीरे बीजेपी बनाम गैर बीजेपी का रूप लेते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि गैर बीजेपी उम्मीदवारों को सुरक्षित आवास और प्रचार की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। DDC चुनाव में शामिल गुपकार अलायंस का कहना है कि उनके उम्मीदवारों पर सुरक्षा के नाम पर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आतंकवादियों से बचाने के नाम पर प्रशासन इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखकर उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रहा है। आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को चुनाव प्रचार के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा दी जा रही है, जबकि विपक्षी उम्मीदवारों को इससे वंचित रखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश और आर्थिक मामलों पर बनाए 3 पैनल, मनमोहन सिंह करेंगे अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आर्थिक मामले, विदेश मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पार्टी की नीतियों पर विचार के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जिनकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन समितियों का गठन किया है, जो विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों को लेकर नीतियों और मुद्दों पर
विचार कर उन्हें सूचित करेंगे। दोस्तों इन समितियों में पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की चेतावनी, एशिया में इस महामारी की सेकेंड वेव के लिए तैयार हो जाएं, रेमडेसिविर का इस्तेमाल न करें। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के क्षेत्रीय निर्देशक ने कहा है कि सर्दियों के करीब आते ही पूरे एशिया में इस महामारी वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण से बड़ी संख्या में मौत के मामलों को रोकने के लिए देशों को पाबंदियों को और कड़ा करने और बचाव के कदम उठाने की जरूरत है। WHO के पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निदेशक अहमद अल मंदारी ने काहिरा में कहा कि दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें अब सेकेंड वेव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के देशों ने वर्ष की शुरुआत में कड़े लॉकडाउन लागू किए, लेकिन अब वे ढिलाई बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी से बचने के मूलभूत उपायों, सामाजिक दूरी का पालन करने से लेकर मास्क लगाने तक का हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और इसी का परिणाम है कि क्षेत्र भर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में अब तक 5.72 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.96 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13.64 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी एक दो स्थानों पर वर्षा देखने को मिली है। वहीं दोस्तों तापमान में गिरावट के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। उत्तर पूर्वी मानसून अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कमजोर बना रहेगा। वहीं दोस्तों बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज भी सस्ता हुआ सोना, जानिए क्या है नए दाम। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजार की तर्ज पर लगातार 5वें दिन भी सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना वायदे का भाव 0.11% टूटकर 50,029 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी का भाव 0.3% चढ़कर 61,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो वैश्विक बाजार में अमेरिका में प्रोत्साहन उपायों को लेकर अनिश्चितता के बीच सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। यहां सोने का दाम 0.2% लुढ़ककर $1863.21 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी का भाव 0.1% की गिरावट के साथ $24.06 प्रति औंस पर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, 1.5 महीने बाद फिर अचानक से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल के दाम 50 दिन तक शांत रहने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं, जबकि डीजल की कीमतें 40 दिन तक एकदम शांत रहने के बाद 41वें दिन से बढ़ना शुरू हो गई है। दोस्तों आज डीजल की कीमतें 22 पैसे से लेकर 25 पैसे तक बढ़ी, जबकि पेट्रोल की कीमतें 17 से लेकर 20 पैसे तक बढ़ी है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि दोस्तों डीजल की कीमत 70 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की मौत, रिपोर्ट्स में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, आतंकवादी संगठन अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी की मौत हो गई है। अरब न्यूज के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। जवाहिरी आखिरी बार इस साल 9/11 के हमले की बरसी पर जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अलकायदा एक बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसकी कमान कभी आतंकी ओसामा बिन लादेन के हाथों में थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी के इस फैसले से टीम इंडिया को हुआ नुकसान लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हो गया फायदा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते टेस्ट चैंपियनशिप में बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आईसीसी ने सब साफ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका का नियम ही बदल दिया है, जिससे टीम इंडिया को
बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों आईसीसी के बदलाव किए जाने से पहले टीम इंडिया नंबर 1 पर कायम थी, लेकिन अब वो एक स्थान खिसक कर दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों आईसीसी ने टीम के मैचों में मिली जीत के अंकों का प्रतिशत निकाला है। जो सीरीज इस महामारी के दौरान नहीं खेली जा सकी उसे ड्रॉ मान लिया गया। आईसीसी के इस नियम से ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकलने की स्थिति में है भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है और अब भारत में तैयार तकनीक समाधानों को विश्व में पहुंचाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आज लोगों की जीवन शैली बन गया है, खासकर उन लोगों की जो गरीब हैं, हाशिए पर हैं तथा वे जो सरकार में हैं। उन्होंने कहा कि एक देश के रूप में भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है। भारत के पास दक्ष बुद्धि क्षमता का मानव संसाधन है, साथ ही साथ बड़ा बाजार भी है। हमारे स्थानीय तकनीकी समाधानों में वैश्विक बनने की क्षमता है। यह ऐसा समय है जब तकनीकी समाधान भारत में विकसित हो और विश्व में उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हांगकांग पर खुद को घिरता देख बौखलाया चीन, पश्चिमी देशों को दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, हांगकांग के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती आवाजों से चीन बौखला गया है। चीन ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि उनकी संप्रभुता और सुरक्षा की तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ दिया जाएगा। दोस्तों बीजिंग का यह बयान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन द्वारा चीन की हांगकांग नीति पर उठाई गई आपत्ति के बाद आया है। इन सभी देशों ने हांगकांग के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 आईज नामक ग्रुप बनाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हांगकांग के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नया कानून बनाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियोन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आंखें हैं, यदि किसी ने हमारी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो उनकी आंखें निकाल ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि चीन कभी कोई परेशानी नहीं खड़ा करता है और न ही किसी चीज से डरता है। पश्चिमी देशों को सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई एसी डबल डेकर ट्रेन तैयार, 160 किलोमीटर की पकड़ेगी रफ्तार। जी हां दोस्तों, जल्द ही देश में तेज रफ्तार डबल डेकर ट्रेनों का जाल बिछने वाला है। कपूरथला ने एक ऐसी सेमी स्पीड डबल कोच ट्रेन तैयार की है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। इस डबल डेकर कोच में सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज भी दी गई है। इस कोच में 120 लोग बैठ सकते हैं। ऊपरी डेक पर 50 यात्रियों के बैठने की सुविधा है और निचली डेस्क पर 48 लोगों के लिए है। देश में चल रही दूसरी डबल डेकर ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में ज्यादा यात्री बैठ सकेंगे और सफर भी जल्दी पूरा हो सकेगा। आरसीएफ के बनाए इस कोच को अभी रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के पास लखनऊ भेजा जाएगा, जहां इस कोच का ट्रायल होगा, जिसमें अगर यह सफल होता है तो इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।